तो यहाँ से हमारी एमएल सीरीज स्टार्ट होती है। ठीक है, इस एमएल सीरीज से रिलेटेड मैं अभी आपको और डिटेल्स इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। ठीक है, जो भी अनाउंसमेंट वगैरह है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि मशीन लर्निंग होती क्या है। ठीक है, जनरल वे में देखते हैं। सपोज आप अब तक आपने क्या किया है, आपके पास डेटा था। ठीक है, अब तक आपने सिर्फ डेटा को परफेक्ट किया है। कैसे परफेक्ट किया है? पहले आपने ईडीए का यूज किया। ठीक है, डेटा से इंसाइट वगैरह निकाली कि आपको जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन लगी वो निकाल ली। उसके बाद आपने क्या किया? फीचर इंजीनियरिंग की। राइट, फीचर इंजीनियरिंग से आपने मतलब जो भी अनवांटेड कॉलम्स थे या जो भी मतलब आपको ऐसे लगे कॉलम्स के जो सही नहीं है, ठीक है, उनको आपने ट्रांसफॉर्म किया, फीचर सिलेक्शन किया आपने और ठीक कर दिया फीचर। अब आपके पास क्या है? ये सब करने के बाद आपके पास क्या है? अब परफेक्ट डेटा है आपके पास। ठीक है, आपके पास क्या है? परफेक्ट डेटा है। यहाँ से आपके मशीन लर्निंग का काम स्टार्ट होता है। ये शुरुआत के आपके 3 स्टेप थे। ठीक है, अब आपके पास जब परफेक्ट डेटा आ चुका है फीचर इंजीनियरिंग के बाद, ठीक है, अब आप उसके ऊपर क्या लगाओगे? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग अब होती क्या है? सपोज आपके पास ये डेटा है। अ, ठीक है, ये आपका पूरा डेटा है। राइट, जो भी आपका परफेक्ट डेटा है ना? तो मशीन लर्निंग होता क्या है कि इस डेटा में ना पैटर्न्स को फाइंड करता है। ठीक है, मतलब एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा ना, उसको फाइंड करेगा। जितना भी आपके डेटा में जितने पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं उन सबको ढूंढेगा और उनसे सीखेगा। उन पैटर्न से क्या करेगा? लर्न करेगा पैटर्न्स को। ठीक है, पैटर्न्स को लर्न करता है मशीन लर्निंग। किसकी मदद से? मैथ्स की मदद से। ठीक है, मैथमेटिक्स लगती है इसमें, बहुत एडवांस मैथमेटिक्स होगी जब हम मशीन लर्निंग में पढ़ेंगे ना, अलग अलग एल्गोरिथम्स। ठीक है, उन्हें एल्गोरिथम्स कहते हैं। जब आप मॉडल बनाते हो उसे मशीन लर्निंग मॉडल बोलते हैं, बट जो उसके बैकएंड में चल रहा होता है उसे कहते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाते हो। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या होता है? मैथमेटिक्स का बना होता है पूरा। ठीक है, मतलब उसमें स्टैटिस्टिक होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, लीनियर अलजेब्रा होगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो भी चीज़ें हैं ये सब मैथमेटिक्स की लगी होगी। ठीक है, और एक मॉडल बनेगा आपका। ठीक है, और जो भी आपका ये होता है, इसको आप क्या बोलते हो? अपना ये एमएल मॉडल बोलते हो इसको। ठीक है, डेटा से पैटर्न फाइंड कर लिया इसने। अब क्या होगा? सपोज आपके पास मॉडल मिल गया। ठीक है, आपका जो फाइनल आउटपुट था वो था आपका एमएल मॉडल। ये आपको मिल गया। ठीक है, आपने इस डेटा को आप पर ट्रेन किया और उसने पैटर्न निकाले उसमें से। ट्रेन मतलब क्या होता है? ट्रेन मतलब यही होता है पैटर्न्स ढूंढना। ठीक है, तो आपने ट्रेन किया और आपको एमएल मॉडल मिल गया। ठीक है, अब इस एमएल मॉडल के अंदर डेटा आपका स्टोर है पैटर्न्स की, मतलब ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा था, ये आउटपुट आ रहा है, ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा था, ये वाला आउटपुट आ रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं ऐसे बताऊं तो मतलब आपके पास डेटा ऐसा कुछ है कि आवर्स ऑफ स्टडी एंड पास या फेल। तो इस मॉडल ने आपका पैटर्न फॉलो कर लिया कि अगर आवर्स ऑफ स्टडी ज़्यादा है तो जनरली वो बच्चा पास हो रहा है, और आवर्स ऑफ स्टडी कम है तो जनरली वो बच्चा फेल हो रहा है। ठीक है, ये उसने पैटर्न फॉलो कर लिया। ठीक है, अब इसके बैकएंड मशीन लर्निंग मॉडल के बैकएंड में लग चुका है, ये पैटर्न फिट हो चुका है। अब कल को एक नया डेटा आता है। ठीक है, आपने मॉडल लगा दिया अपना, कहीं सर्वर पे लगा दिया कि यहाँ पे यूज़र अपना चेक कर सकता है। तो यूज़र अपना न्यू डेटा डालेगा कि वो अपना आवर्स ऑफ स्टडी डालेगा। ठीक है, और उसको ये एमएल मॉडल, ये जो न्यू डेटा जाएगा वो जाएगा एमएल मॉडल में। सॉरी यहाँ पे। ठीक है, जो ये न्यू डेटा यूज़र भेजेगा वो जाएगा एमएल मॉडल में आपके पास। ठीक है, जो आपने एमएल मॉडल ट्रेन कर रखा है। फिर ये एमएल मॉडल अपने उसमें पैटर्न में ढूंढेगा कि अगर जो आपका न्यू डेटा वो कैसा है। सपोज न्यू डेटा ऐसा है कि आवर्स ऑफ स्टडी अच्छा खासा है। ठीक है, 10 मतलब 8-10 घंटे है। तो उसने एमएल अपने पैटर्न में देखा कि हाँ, जब आवर्स ऑफ स्टडी अच्छे खासे आ रहे हैं तो वो जनरली पास होता है। तो फिर ये क्या देगा? आउटपुट देगा कि पास हो गया वो बच्चा। ठीक है, ऐसे करके देता है फिर। तो ये आपका मशीन लर्निंग ऐसे कुछ काम करती है, जनरल वे में बता रहा हूँ। फिर हम बहुत सारे एल्गोरिथम पढ़ेंगे भी मशीन लर्निंग के। मशीन लर्निंग भी बहुत टाइप्स की होती है। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे अभी। तो जनरल वे में ऐसी है आपका काम करता है मशीन लर्निंग, कि डेटा होगा जब आपके पास ये ईडीए फीचर इंजीनियरिंग के बाद परफेक्ट डेटा आ जाए, आप उस परफेक्ट डेटा पे आप ट्रेन करते हो मॉडल, यानी उस डेटा से पैटर्न्स फाइंड करते हो। ट्रेन मतलब यही होता है पैटर्न फाइंड करना। और और ये पैटर्न फाइंड कैसे, मतलब किस चीज़ की वजह से करता है? मैथमेटिक्स लगती है।
ठीक है? और जो कि हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स अच्छे से कि हर एल्गोरिथम के पीछे कैसे मैथमेटिक्स लग रही है, कैसे निकाल रहे हो पैटर्न को, ठीक है? फिर वो आपका जो पैटर्न लगा मिल गया उसको, तो वो आपका एमएल मॉडल बन जाएगा। फिर कल को नया डेटा आता है तो वो अपने जो उसने प्रीवियसली लर्न कर रखे हैं सारे पैटर्न्स, उनमें से देखेगा कि किससे मैच हो रहा है। तो जैसे उसे मिलेगा कि हाँ, इससे मैच हो रहा है, तो उस हिसाब से आउटपुट दे देगा, ठीक है? जनरल वे में समरी यही है मशीन लर्निंग की, कि डेटा से सीखता है वो। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल दूँ आपको मशीन लर्निंग के, तो सबसे पहले एग्जांपल तो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या इंस्टाग्राम किसी को भी ले लो, ठीक है? आपने ये देखा होगा कि यूट्यूब में आप कोई वीडियो देख रहे हो, सपोज़ आप गेमिंग की वीडियो देख रहे हो, ठीक है? आपने गेमिंग की 2-3 वीडियो देख ली, उसके बाद आपको ना, अब यूट्यूब का जो होम पेज खोलते हो ना, आपको वही गेमिंग से रिलेटेड वीडियो आने लग जाएँगी सारी, ठीक है? सेम नेटफ्लिक्स में भी, आप अगर सारी एक्शन मूवीज़ देख रहे हो, तो वो उसने एक पैटर्न ढूँढ लिया नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन सिस्टम ने, कि आपको एक्शन मूवीज़ पसंद है, तो वो क्या है, एक्शन मूवीज़ रिकमेंड करना शुरू कर देगा आपको। अगर आप थ्रिलर देख रहे हो तो थ्रिलर, हॉरर देख रहे हो तो हॉरर मूवी, ठीक है? ये तो आपने देखा होगा। चलो अगर नेटफ्लिक्स और यूट्यूब में तब भी नहीं देखा होगा, इंस्टाग्राम तो आजकल हर कोई चलाता है, ठीक है? अगर आप एक टाइप की रील देख रहे हो ना, उसी टाइप की रील आपको सजेस्ट होने लग जाएगी अपने आप, ठीक है? अगर आप फनी रील्स देखने पे लगे हो तो आपको फनी रील्स ही आती रहेंगी वो बार-बार, ठीक है? क्योंकि उसने आपको एक पैटर्न पकड़ लिया कि आपको फनी रील्स को पसंद आ रही है। आप फनी रील्स को लाइक कर रहे हो, सेव कर रहे हो अपने उसमें, ठीक है? तो उसको पैटर्न पकड़ लेता है कि आपको पसंद आ रही है वो चीज़, तो आपको वो वही दिखाता है बार-बार, है ना? तभी तो आपको उनका यूज़र रिटेंशन रेट बढ़ेगा, कंपनी को फ़ायदा होगा, जितनी देर आप उनके ऐप पे रहोगे, है ना? इसके पीछे मशीन लर्निंग लगती है पूरी, ये रिकमेंडेशन के लिए बनाने के लिए, कि यूज़र का पैटर्न ढूँढने के लिए, मशीन लर्निंग लगती है पूरी ये। और अगर थोड़ा और अच्छे से एग्ज़ाम्पल में बात करें, जैसे फाइनेंस में देख लेते हैं। फाइनेंस में जैसे फ्रॉड डिटेक्शन। अब फ्रॉड डिटेक्शन कैसे? चलो लोन का ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल, है ना? कि बैंक के पास पूरी लिस्ट है कि पास्ट में, बैंक के पास पूरा पास्ट का पूरा डेटा है कि पास्ट में उनके साथ मतलब कितने-कितने लोन में लोगों ने घोटाले किए। मतलब नहीं होता कि लोन वो कर देते हैं लेकिन, है ना, फ्रॉड कर देते हैं लोन के साथ, ठीक है? तो उनके पास पास्ट का पूरा डेटा है। तो उनको पता है कि जो जनरली लोन के साथ फ्रॉड करते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब अ, जैसे होते हैं कि क्रेडिट कार्ड में होता है ना, क्रेडिट स्कोर वगैरह ऐसी चीज़ें डिटेल्स होती है, उनके पास पड़ा हुआ है सारी डिटेल्स। तो कल को जो नया अगर कोई आ रहा है बंदा लोन लेने के लिए, ठीक है? तो वो डिटेल्स को अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में डालेंगे कि मतलब इस बंदे की डिटेल्स, और पास्ट का जो मशीन लर्निंग मॉडल ने सीखा है, जो पास्ट का डेटा था उन पे फ्रॉड वालों का, कि उससे मैच हो रहा है, कि अगर उससे मैच हो रहा होगा तो मतलब ये चांसेस है कि ये वाला बंदा भी फ्रॉड कर सकता है ना? चांसेस है ये वाला बंदा भी फ्रॉड कर सकता है। तो कंपनी को पहले से पता रहेगा कि इसको लोन देना है, नहीं देना बैंक को, है ना? और लेकिन अगर उसको लगे मशीन लर्निंग मॉडल को कि नहीं, मतलब इसका उस उन पैटर्न से कुछ मैच नहीं हो रहा, तो चांसेस है कि ये बंदा ठीक होगा, जेन्युइन होगा, दे देगा लोन, टाइम पे रीपेमेंट कर लेगा इसकी, फ़ॉल्ट नहीं करेगा, ठीक है? यही मतलब फाइनेंस में भी यूज़ होते हैं ये, बैंक वगैरह में। ऐसे ही मेडिकल में देख लेते हैं। मेडिकल में सेम यही चीज़ होती है। जैसे अभी तो हम इमेजेस में जा रहे हैं, तो ये थोड़ा मशीन लर्निंग की एडवांस फॉर्म होती है, डीप लर्निंग, ठीक है? तो मेडिकल में वो यूज़ होती है वैसे, बट आती तो मशीन लर्निंग के अंदर ही है वो पूरी, ठीक है? मशीन लर्निंग का थोड़ा एक एक्सटेंशन वर्ज़न है वो, ओके? तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपका एक्स-रे वगैरह निकलती है ना, ठीक है? एक्स-रे वगैरह या सीटी स्कैन वगैरह जितने भी होते हैं आपके, उनको निकाल के उनकी जो इमेजेस आती है, उनको आप अपने अगर मॉडल पे दो, तो बता सकता है कि आपको कौन-सी बीमारी है। मतलब एनालाइज़ कर सकता है, जो ह्यूमन आई भी या डॉक्टर भी ना बता पाएँ, वो मॉडल बता पाता है। क्योंकि देखो इतना ऐसा तो है नहीं कि ब हर पेशेंट के लिए हर बार डॉक्टर हो सके। तो आप मॉडल का यूज़ ले सकते हो कि आपको एक बार मतलब पहले उसमें तो पता चल जाए कि कौन-सी डिज़ीज़ होने के चांसेज़ हैं। बाकी बाद में डॉक्टर कन्फर्म कर सकता है ना? आपको पहले फर्स्ट हैंड में पता चल जाएगा कि मतलब आपने स्कैन करा अपना मॉडल में इमेजेस वगैरह, अपना एक्स-रे, आपको पता चल गया कि हाँ, ये वाली बीमारी है मेरे को। तब आप जाके डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो, है ना? और अगर आपको मॉडल ने बताया कि नहीं है, तो आपको थोड़ा फिर भी सेफ रह सकते हो कि हाँ, कि मतलब चांसेस है कि नहीं होगा मुझे वो बीमारी, है ना? वही है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल होते हैं मेडिकल में भी, ठीक है? बट मेनली डिज़ीज़ प्रिडिक्शन के काम आता है जनरली। तो ये आपके कुछ मेन एग्ज़ाम्पल्स हो गए। बहुत, वैसे बहुत एग्ज़ाम्पल हैं। आजकल तो हर जगह मशीन लर्निंग यूज़ हो रही है आपकी। उसके साथ है कि हम टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग कितनी होती है। तो जनरली जो मशीन लर्निंग है वो है सुपरवाइज़, अनसुपरवाइज़ एंड सेमी सुपरवाइज़, ठीक है? अब ये सुपरवाइज़, अनसुपरवाइज़ क्या होते हैं? इनको देख लेते हैं।
सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? आपके पास लेबल डेटा होता है सुपरवाइज्ड में। अब आप बोलोगे लेबल डेटा मतलब इसको हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो लेबल डेटा जो आपका होता है वो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब तक जो आप पढ़ रहे थे ना, जितना भी आपने अब तक प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं, वो सारे लेबल डेटा थे। कैसे थे लेबल डेटा? देखो, F1, F2, F3 और एक आउटपुट कॉलम। ये आपके पास 4 कॉलम है सपोज एक डेटा सेट में। ठीक है, ये 3 आपके क्या है? इनपुट कॉलम। और ये आपका क्या है? एक आउटपुट कॉलम। ठीक है, जब आपके डेटा सेट में इनपुट कॉलम एंड आउटपुट कॉलम दोनों हों तो उसे लेबल डेटा बोलते हैं। जैसे टाइटैनिक वाला डेटा सेट ले लो, उसमें जो आपके पास जेंडर, पैसेंजर आईडी और जो भी है वो पार्च, सिबेस्पी, फेयर वगैरह, वो क्या थे? आप क्या थे? इनपुट कॉलम। आउटपुट कॉलम कौन सा था आपका? सर्वाइव्ड, कि वो बंदा बचा नहीं बचा। वैसी आयरिस वाला डेटा सेट आपने पढ़ा था, आयरिस वाला में था पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये सब क्या था? आपके इनपुट थे। और जो आपका आउटपुट था वो कौन सा था? स्पीसीज वाला कॉलम। ठीक है, तो ये क्या होगा? लेबल डेटा, जिसमें आपके पास एक आउटपुट कॉलम हो, या आपको बोल सकते हो जिसमें आपके पास क्या हो? एक टारगेट कॉलम हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं लेबल डेटा। अब अगली चीज होती है अनलेबल्ड डेटा। देखो नाम से पता चल रहा है क्या होगा अनलेबल्ड डेटा, जिसमें सिर्फ आपके पास क्या हो? इनपुट कॉलम हो, आउटपुट कॉलम नहीं होता इसमें। सिर्फ क्या होंगे आपके पास? इनपुट कॉलम्स या इनपुट फीचर होंगे। ठीक है, नो टारगेट कॉलम। राइट, टारगेट कॉलम होता ही नहीं है। अब आप बोलोगे अगर टारगेट कॉलम नहीं है तो वो पैटर्न कैसे फाइंड करता है? उसके लिए भी अलग एल्गोरिथम्स आते हैं। ठीक है, बट जो शुरुआत में हम डेटा के साथ डील करेंगे वो लेबल डेटा ही होगा जनरली। अनलेबल डेटा के साथ हम आखिरी में डील करेंगे। ठीक है, क्योंकि अनलेबल डेटा के साथ थोड़ा जो डील करने का तरीका तरीका होता है वो अलग होता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग होता है वो तरीका। लेबल डेटा के साथ डील करना फिर भी आसान होता है, अनलेबल के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट हम आसान तरीके से सीखेंगे। तो आपको फर्क समझ आ गया लेबल डेटा अनलेबल डेटा में? तो वही है, जब आपके पास लेबल डेटा हो तो वो सुपरवाइज लर्निंग कहलाती है, अनलेबल डेटा होगा तो अनसुपरवाइज लर्निंग कहलाती है। तो ये दो तो हो गए आपके पास। ठीक है, अब जो तीसरा एक और आया है वो है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। अब सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? जब आपके पास लेबल डेटा हो और अनलेबल डेटा भी हो, बट लेबल डेटा और अनलेबल डेटा किस रेशियो में होगा आपका? 1:10 में। 1:10 अगर मैं बोलूँ तो मतलब कम अमाउंट में आपके पास लेबल डेटा होगा और ज़्यादा अमाउंट में आपके पास क्या होगा? अनलेबल डेटा। ठीक है, अब कम अमाउंट में लेबल डेटा क्यों होगा? मतलब आपके पास जो ट्रेन करने के लिए जो डेटा होगा ना, उसमें बहुत कम अमाउंट में होगा आपके पास लेबल डेटा, कि जिसमें आपके पास आउटपुट कॉलम है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा अनलेबल डेटा। और इन दोनों को मिक्स करके आप यूज़ करते हो। ठीक है, सेमी अब ये क्यों कर रहा था हमने कि आधा थोड़ा कम लेबल डेटा और इतना ज़्यादा अनलेबल डेटा? इसका अगर मेन रीज़न बताऊं तो जो लेबल डेटा होता है ना, महंगा होता है। सिंपल एंड शॉर्ट बोलता हूँ, लेबल डेटा होता है महंगा। राइट, अब कैसे होता है महंगा तो वो देख लेते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहला मैनुअल एनोटेशन। मैनुअल एनोटेशन मतलब कि देखो, जैसे ये आपका लेबल डेटा है, इसमें एक आउटपुट कॉलम है ना? इसको मैं सिंपल से एक तरीके से ले लेता हूँ। आपके पास बहुत सारी क्या है? इमेजेस हैं। ठीक है, कैट और डॉग की इमेजेस हैं, आपके पास 1000 इमेजेस हैं। तो अभी के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, 1000 इमेजेस हैं कैट एंड डॉग की। अब आपको चाहिए एक बंदा कि उसे मार्क कर दे कि ये वाली कैट की है, ये वाली डॉग की है, ये वाली कैट की है, ये वाली डॉग की है, मतलब उस इमेजेस को मार्क करना है। ठीक है, जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। एक मतलब आपको एक बंदा चाहिए कि जो उसे मार्क करेगा कैट या डॉग की है, कैट या डॉग की है। ठीक है, 1000 इमेजेस है। तो देखो, मैनुअल एनोटेशन टाइम तो लेगा, टाइम कंज्यूमिंग है ये चीज़। ठीक है, वो बैठ के मार्क करता रहेगा कि हाँ, उसको पहले एक इमेज को देखा कि ये कैट है, ठीक है, वो कैट की उस कैटेगरी में डाल देगा, ये डॉग है, ये डॉग की कैटेगरी में डाल देगा, ऐसे करके। और अब देखो वो काम कर रहा है तो आपको उसको पे करना पड़ेगा। काम कर रहा है तो पे तो करना पड़ेगा उसे, सिंपल सी बात है। लेबर वर्क कर रहा है तो उसे काम तो करना पड़ेगा, पैसा तो देना पड़ेगा अगर आपका काम कर रहा है वो कुछ। ठीक है, अभी तो मैंने 1000 का एग्जांपल दिया, लाखों में हुई वो इमेज तो आपको 10-15 बंदे हायर करने पड़ेंगे, है ना? वरना तो अगर एक बंदे को हायर करो तो सालों लग जाएंगे उन इमेजेस को एनोटेट करने में।
ठीक है। तो वैसे ही वो जो लेबल कॉलम बनाना होता है ना, जो आउटपुट कॉलम, उसको बनाने के लिए मैनुअल लेबर चाहिए होता है। ठीक है। और जो मेन चीज है, ऐसा भी नहीं आप किसी को भी बैठा दोगे, उस बंदे को बैठाओगे जिसको उसकी डोमेन एक्सपर्टीज होगी। मतलब अगर आपके पास कोई मेडिकल का डेटा है, आप ऐसा तो नहीं है किसी इंजीनियर को बैठा दोगे वहां पे। इंजीनियर वाला बंदा कैसे करेगा उसको मार्क? लेबल डेटा वो कैसे मार्क करेगा? आपके पास कोई उसकी इमेजेस हैं, सॉरी वो सीटी स्कैन की इमेजेस हैं, है ना? अब इंजीनियरिंग वाला बंदा कैसे बताएगा कि इसमें कौन कौन सी, इस सीटी स्कैन में क्या बीमारी आ रही है, इस सीटी स्कैन में क्या बीमारी आ रही है? कैसे बताएगा वो बंदा? है ना? आपको कोई मेडिकल फील्ड का चाहिए ना, जो उसको जिसको पता हो वो सीटी स्कैन से कि कैसे बीमारी है, तो वो इस वाले एक पर्टिकुलर सीटी स्कैन को मार्क कर देगा कि ये वाली बीमारी है, एक पर्टिकुलर सीटी स्कैन को मार्क कर देगा ये वाली बीमारी है, उसके बाद हम उसको मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। है ना? तो यही है कि इस रीजन की वजह से, और देखो अगर कोई डोमेन एक्सपर्टीज वाला बंदा, अगर मेडिकल का डेटा है, अब कोई अगर डॉक्टर को आप बिठा के काम पे लगा रहे हो, या एनोटेशन के काम पे, है ना, कि मतलब बैठ के काम करता रहे मेरा, अब किसी कोई डॉक्टर फ्री में तो काम करेगा नहीं आपका, अगर मेडिकल का डेटा है कुछ, पे करोगे उसे अच्छा खासा, लाखों में भी पे करना पड़ सकता है ना? तो वही है कि मतलब लेबल डेटा आपको महंगा पड़ता है बहुत ज़्यादा। ओवरऑल अगर बोला जाए तो ये क्या है, एक्सपेंसिव होता है बहुत ज़्यादा, एज कम्पेयर टू अनलेबल डेटा। अनलेबल डेटा तो क्या है, आप उससे भी निकाल दोगे, क्या बोलते हैं, सर्वे करो, सर्वे से मिल जाएगा आपको अनलेबल डेटा, उसमें क्या है। आपको सीटी स्कैन की इमेजेस चाहिए हो तो आप बल्क में उठा लो कहीं से भी। मेन दिक्कत तो क्या है, मार्क करने में दिक्कत है उनको कि ये वाली कौन सी इमेज है, इस वाली इमेज में कौन सी बीमारी है। बल्क में तो आप कहीं से भी उठा सकते हो, किसी हॉस्पिटल से या गूगल से उठा लोगे आप सीटी स्कैन की इमेजेस हैं, है ना? तो इसी रीजन की वजह से सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या करती है, देखो, मतलब आपके पास ऐसा है ना, अगर सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग में कैसा होगा, अगर मैं एग्जांपल बताऊं, आपके पास क्या है, हजार मतलब 1000 रोज हैं, 1000 डेटा है, ठीक है, 1000 आपके पास टोटल डेटा है, तो ये क्या करेगा, 100 ले लेगा, 100 रोज में ले लेगा क्या, लेबल डेटा, और मशीन लर्निंग मॉडल को क्या करेगा, इसके ऊपर ट्रेन, और बाकी जो बची 900 बचेंगी, उन पे ले लेगा अनलेबल डेटा। ठीक है। और उस हिसाब से ट्रेन करेगा इसे, क्योंकि आप देखो 1000 इमेजेस को लेबल करने बैठोगे तो अच्छा खासा टाइम लगेगा और अच्छा खासा पैसा खर्च होगा, बट 1000 की जगह 100 को ही करोगे बस, 1000 की जगह 100 को करोगे, तो चांसेस है ना कि कम में आपका खर्चा होगा, जल्दी भी हो जाएगा, और पैसा भी कम लगेगा आपका, है ना? बंदे भी ज़्यादा हायर नहीं करने पड़ेंगे आपको। ठीक है। बाकी अनलेबल डेटा तो आपके पास पड़ा ही है, आपने जो बल्क में कलेक्ट किया है, तो यही रीज़न है। तो जो अब हम मशीन लर्निंग में जो इस सीरीज में देखेंगे, वो देखेंगे हम बस सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड को। सेमी सुपरवाइज्ड क्यों नहीं देख रहे इसमें, क्योंकि सेमी सुपरवाइज्ड थोड़ा सा एडवांस है, इसको हम इन फ्यूचर देखेंगे। ठीक है, इन फ्यूचर कभी, बट जो अभी मेनली इंटरव्यूज में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज। सेमी सुपरवाइज थोड़ा नया भी है और अभी इतना ट्रेंड में भी नहीं है। ठीक है। तो मेनली सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज पे चलेंगे हम। ठीक है। सेमी सुपरवाइज क्या करेंगे हम, इन फ्यूचर। ठीक है। एक दो एल्गोरिथम होते हैं इसमें थोड़े फेमस फेमस से, वो इन फ्यूचर करेंगे हम। अब आ जाते हैं सबसे पहले सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग पे। सुपरवाइज्ड कौन से, जिनमें आपके पास आउटपुट कॉलम या टारगेट कॉलम होता है। ठीक है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग भी दो टाइप की होती है आपके पास, एक होती है रिग्रेशन, एक होती है क्लासिफिकेशन। अब आप बोलोगे रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, अब इसको समझने के लिए इसी पे ही देख लेते हैं। ठीक है। रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। अब देखो, ये तो मैंने बता दिया कि जो लेबल डेटा पे काम करती है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, है ना? तो मतलब आपके पास डेटा कैसे होगा, F1 F2 F3 एंड एक होगा आउटपुट कॉलम। ठीक है। इनपुट कॉलम एंड आउटपुट कॉलम दोनों होंगे आपके पास। अगर क्या है, क्योंकि ये क्या है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग है ना, और इसके दोनों पार्ट हैं, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन। अब इसी में फर्क आ जाता है कि रिग्रेशन क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है, ये डिसाइड करता है आउटपुट कॉलम आपका, इनपुट से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। अगर ये आउटपुट कॉलम आपका कैटेगोरिकल हुआ, ठीक है, अब आप, मैं बता चुका हूँ कैटेगोरिकल क्या होता है पुरानी वीडियोस में, अगर ये आपका कैटेगोरिकल डेटा हुआ, ठीक है, तो आपका होगा वो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम। अगर ये आपका न्यूमेरिकल हुआ, न्यूमेरिकल बोल लो या आप बोल लो इसे कंटिन्यूअस डेटा,
ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ पुरानी वीडियो में। ठीक है, अगर ये न्यूमेरिकल और कंटिन्यूअस हुआ तो वो क्या होगा, रिग्रेशन होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ आप टाइटैनिक में सर्वाइवल प्रिडिक्शन कर रहे हो कि मतलब सर्वाइव करा है नहीं करा, कि मतलब करेगा या नहीं करेगा। दो कैटेगरी बन रही है ना, या तो करेगा या नहीं करेगा। तो यह हो गया आपका कैटेगोरिकल वाला, तो ये आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गई। सेम आपका जो आयरिस वाला डेटा सेट था, उसमें भी क्या थी आपके पास, तीन क्लासेस थी, वर्जिनिका, वर्सिकलर एंड सेटोसा शायद, है ना। ये तीन थी, मतलब आपको प्रिडिक्शन क्या करनी थी, इन तीनों में से कोई होगा। तो ये भी आपका कैटेगोरिकल था। रिग्रेशन में क्या हो सकता है, फेयर प्रिडिक्शन। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, आपके पास कुछ फ्लाइट्स का डेटा है, फ्लाइट्स का डेटा है, ठीक है, आपने इनपुट कॉलम का यूज करके आपको प्रिडिक्ट करना है कि फ्लाइट का प्राइस कितना है। मतलब जो फ्लाइट का प्राइस आया है वो कितना है, मतलब नंबर्स में आता है ना फ्लाइट का प्राइस की, 20,000 की पड़ी मेरे को फ्लाइट। ठीक है, मतलब यहाँ कैटेगरी नहीं है, आपको एक नंबर प्रिडिक्ट करना है ना, कि मेरे को 10,000 की पड़ी फ्लाइट, प्रिडिक्ट करके बताना है कि मतलब ये वाला डेटा है, तो मेरे को फ्लाइट कितने रुपए की पड़ेगी। ठीक है, तो ये होगा आपका रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में फर्क। ठीक है, तो अब हमारे पास अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं, जो मैंने बताया ना आपको, जो हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। सुपरवाइज मशीन लर्निंग आपका बहुत लंबा चलने वाला है। ठीक है, आपका बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं अलग अलग, रिग्रेशन के लिए अलग है, क्लासिफिकेशन का अलग है। ठीक है, तो पहले रिग्रेशन के लिए देख लेते हैं। तो रिग्रेशन के लिए हमारे पास सबसे पहले है लीनियर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, लेसो रिग्रेशन, इलास्टिक नेट रिग्रेशन। ठीक है, तो इसमें अगर मैं एक चीज बताऊं, तो जो इलास्टिक नेट है ना, ये रिज और लेसो का कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, रिज और लेसो को अगर कंबाइन कर दोगे तो बन जाएगा इलास्टिक नेट। इजी सा है। ठीक है, ये आपके हो गए रिग्रेशन के कुछ। उसके बाद क्लासिफिकेशन के लिए होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब आप बोलो कि इसका नाम तो रिग्रेशन है, इसका नाम तो रिग्रेशन है, तो इसे क्लासिफिकेशन में क्यों है। तो नाम पे मत जाओ, काम पे जाओ। ठीक है, भले इसका नाम लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, बट काम ये क्लासिफिकेशन के आता है। रिग्रेशन इसलिए क्योंकि थोड़ा रिग्रेशन वाला टाइप का पैटर्न फॉलो करता है आप प्रिडिक्ट करने के लिए, बट काम ये क्लासिफिकेशन का करता है। वो भी क्लासिफिकेशन भी कैसा, बाइनरी क्लासिफिकेशन, मतलब जिसमें आपके पास सिर्फ दो कैटेगरी हो या दो क्लासेस हो। जैसे टाइटेनिक वाला देख लो, यानी सर्वाइव करा या नहीं करा, या पास हुआ या फेल हुआ, मतलब दो चीजें होनी चाहिए, पास हुआ फेल, सर्वाइव करा या नॉट सर्वाइव। ठीक है, ऐसे दो होंगी ना, तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेस्ट काम करता है आपका। अगला हो गया आपका नाइव बेस। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी वगैरह का यूज करता है, ये दूसरा एल्गोरिथम हो गया क्लासिफिकेशन का। उसके बाद जो ये तीन एल्गोरिथम है, ये डिसीजन ट्री, के एन एन, के नियरेस्ट नेबर, एस वी एम, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ये क्या करती हैं, दोनों कर सकती हैं। ये रिग्रेशन भी कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, डिसीजन ट्री है ना, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक रिग्रेसर होता है, एक क्लासिफायर होता है। रिग्रेसर जो यूज करते हैं वो रिग्रेशन के लिए यूज करते हैं, क्लासिफायर जो यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। सेम केएनएन में भी ऐसी होता है, एक रिग्रेसर होता है, एक क्लासिफायर होता है। एसवीएम में भी ऐसी होता है, एक रिग्रेसर होता है, एक क्लासिफायर होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ तीनों एल्गोरिथम है जो रिग्रेशन भी कर देंगे, क्लासिफिकेशन भी कर देंगे। और भी एल्गोरिथम है जो दोनों कर सकते हैं। ठीक है, जो ये बाकी जो मैंने एल्गोरिथम लिखे ना, ये भी दोनों कर सकते हैं, ये रिग्रेशन भी कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। इनके अंदर भी वैसे ही होता है, एक रिग्रेसर होता है, एक क्लासिफायर होता है। ठीक है, रिग्रेसर रिग्रेशन के काम आता है, क्लासिफायर क्लासिफिकेशन के। इन सारों में भी वैसे ही होता है। ठीक है, तो इनको मैंने अलग क्यों लिखा है। ठीक है, अगर मैं इनको ओवरऑल बोलूँ ना, ये जितने भी एल्गोरिथम है, ये रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्ट, एक्सजी बूस्ट को जो एक्स है ना इसमें, ये एक्सट्रीम को डिनोट करता है। माना थोड़ा सा ये ई से शुरू होता है एक्सट्रीम, बट ये यहाँ से एक्स को उठाता है थोड़ा स्टाइलिश लगने के लिए। ठीक है, एक्सजी बूस्ट कहते हैं इसे। और बाकी जी का मतलब यही है ऊपर, ग्रेडियंट बूस्ट, मतलब एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्ट है इसका नाम। अगला है एडा बूस्ट, कैड बूस्ट। ठीक है, अब ये जो रैंडम फॉरेस्ट होता है ये बैगिंग के अंदर आता है, और ये जितने भी बूस्ट 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 आ रहे हैं ये बूस्टिंग के अंदर आते हैं, और ये सब मिला के आते हैं एनसेम्बल के अंदर। अब बोलोगे ये क्या चीज हुई, अब एनसेम्बल। एनसेम्बल मतलब अगर मैं बताऊं, जब आप बहुत सारे मशीन लर्निंग को जोड़ देते हो, एनसेम्बल यानी असेंबल, नाम देखो। जैसे रैंडम फॉरेस्ट में अगर मैं बताऊं ना, तो रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है, रैंडम फॉरेस्ट अगर मैं बोलूं, फॉरेस्ट क्या होता है, देखो यहाँ डिसीजन ट्री लिखा है, यहाँ फॉरेस्ट लिखा है। ठीक है, जब आप बहुत सारे ट्री को मिला देते हो तो क्या बनता है, फॉरेस्ट बनता है।
तो ये भी यही यही होता है कि जब आप बहुत सारे डिसीजन ट्रीज वाले मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को मिला देते हो ना, तो बनता है आपका रैंडम फॉरेस्ट। वही है, मतलब जब आप एनसेंबल यानी असेंबल कर दोगे, एक साथ जोड़ दोगे, आपने बहुत सारे डिसीजन ट्रीज को जोड़ा, आपको मिल गया रैंडम फॉरेस्ट। बस। रैंडम फॉरेस्ट किस कैटेगरी में आता है? एनसेंबल की, बैगिंग में। बैगिंग के अंदर एक ही एल्गोरिथम है बस, जो मेन हमें पढ़ना है, वो रैंडम फॉरेस्ट। बूस्टिंग के अंदर है ग्रेडियंट बूस्ट, एक्सजी बूस्ट, एडा बूस्ट, कैट बूस्ट, और भी हैं बूस्टिंग एल्गोरिथम, बट ये 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम इन 4 को ही देखेंगे। आप अगर इन फ्यूचर देखना चाहो तो औरों को देख सकते हो, बट अगर इनसे जितनी आपकी मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगी ना, तो आप कोई और बूस्टिंग एल्गोरिथम देखोगे तो वो ईज़ी पड़ेगा, आपको इतना समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ईज़िली कवर कर लोगे उसको। ठीक है? तो इन समरी देख लेते हैं एक और बार। रिग्रेशन में आपके पास ये हैं, ये बेसिक रिग्रेशन एल्गोरिथम होते हैं, लीनियर रिग्रेशन, रिज, लेसो, इलास्टिक नेट, ये स्पेसिफिक रिग्रेशन के ही काम आते हैं। और जो ये 2 लिखे मैंने क्लासिफिकेशन के अंदर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नाइव बेस, ये स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन के काम आते हैं। मतलब आप इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन आप रिग्रेशन के काम कर दो, या नाइव बेस रिग्रेशन का काम कर दो, और वाइस वर्सा कि लीनियर रिग्रेशन से आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है? उसका भी रीज़न है क्यों नहीं कर सकते। और बाकी जो मैंने बताया डिसेंट्री, केएनएन, एसवीएम, ये दोनों कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन एल्गोरिथम्स हैं। और ये भी बाकी भी सारे कॉमन एल्गोरिथम है, बट मैंने इनको अलग क्यों लिखा, क्योंकि ये किस में आते हैं? एनसेम्बल लर्निंग में। क्योंकि ये ग्रेडियंट बूस्ट कैसे बना होगा, ये आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को जोड़ा होगा बहुत सारे, तब जाके बनता है। रैंडम फॉरेस्ट कैसे बनता है? बहुत सारे एल्गोरिथम, बहुत सारे डिसेंट ट्रीज को जोड़ा होगा, तब जाके आपका रैंडम फॉरेस्ट बनता है, डिसेंट ट्रीज को जोड़ने से। और ये रैंडम फॉरेस्ट किसके अंदर आता है? बैगिंग टेक्निक के अंदर। और ये जितने भी बूस्ट 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 लिखे हैं, ये बूस्टिंग के अंदर आते हैं। और ये ओवरऑल किस में आता है? एनसेम्बल लर्निंग में। ठीक है। अगला हमारा क्या है? अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें आपके पास टारगेट कॉलम नहीं होगा। ठीक है। अनसुपरवाइज में बहुत सारे एल्गोरिथम है वैसे, बट मेनली 3 से काम हो जाता है हमारा। जो 3 है वो हमारे कौन कौन से हैं? के मीन्स क्लस्टरिंग, हायरार्कियल क्लस्टरिंग, एंड डीबी स्कैन। डीबी स्कैन का अगर फुल फॉर्म ये आपको लिखी हुई है, डेंसिटी बेस्ड स्पेशियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइज। अब आपको इसमें एक वर्ड कॉमन लग रहा होगा, क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है? क्लस्टर्स तो आपको पता ही होगा क्या होता है, गुच्छा या ग्रुप। ठीक है, क्लस्टर्स को कहते हैं ना गुच्छा। तो ये क्या करता है? देखो, इसमें आउटपुट कॉलम तो होता नहीं आपके पास अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में। ठीक है, आउटपुट कॉलम तो आपके पास होता है नहीं। तो इसका जो बेसिक काम करने का तरीका कैसा होता है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का, वो ऐसा कुछ होता है। सपोज मैं एक ग्राफ की मदद से आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक ग्राफ ले लिया हमने। आपने जितने भी जो इनपुट पॉइंट्स मिले ना आपके पास, जैसे आपके पास फीचर में कैसे है, आउटपुट तो आपके पास है नहीं, तो आपके पास क्या होगा? F1, F2 एंड F3, राइट? आउटपुट कॉलम तो होगा नहीं अनसुपरवाइज की वजह से। तो आपने इन तीनों को क्या किया? ग्राफ में प्लॉट कर दिया। ठीक है, आपने इनको ग्राफ में प्लॉट कर दिया, तो ग्राफ में ऐसे कुछ प्लॉट हुआ ये। अ, ठीक है, ऐसा कुछ प्लॉट हुआ ये। ठीक है, राइट, ऐसा कुछ प्लॉट हो गया ये। तो ये क्या करता है, जो ये क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स हैं अनसुपरवाइज्ड के, ये क्या करते हैं, जहां पे इनको एक क्लस्टर बना हुआ दिखता है, ठीक है, ये इसको मार्क कर देंगे, एक ग्रुप के अंदर ले आएंगे, इसको मार्क कर देंगे, और इसको मार्क कर देंगे। ठीक है, और इसको क्या नाम दे देंगे? वो ग्रुप 1, इसको ग्रुप 2, इसको ग्रुप 3। ठीक है, मतलब इन्होंने एक पैटर्न फाइंड किया। पैटर्न तो यहाँ पे फाइंड किया उसने, मतलब ये फाइंड किया पैटर्न के, देखो यहाँ पे एक साइड एक टाइप के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मतलब इन पॉइंट्स में सिमिलैरिटी है। अगर ये एक जगह पे इकट्ठा हो रखे हैं, तो सिंपल सी बात है, इनमें सिमिलैरिटी है कुछ, है ना? सिमिलैरिटी है तभी तो एक जगह पे है ये। तो इसने सिमिलैरिटी को पकड़ के इसे ग्रुप 1 में डाल दिया, इनकी सिमिलैरिटी पकड़ के ग्रुप 2 में डाल दिया, इनकी सिमिलैरिटी पकड़ के ग्रुप 3 में डाल दिया। अब कल को अगर कोई नया पॉइंट आता है, ठीक है, इसको मिल गया डेटा, इसने ये पैटर्न पकड़ लिया, अब कल को कोई नया पॉइंट आता है, वो यहाँ कहीं आता है। ठीक है, जो नया पॉइंट आया है, ये जो हमारा ये है, ये न्यू डेटा है। ये क्या है? हमारा न्यू डेटा। कल को नया पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है, जो मॉडल को प्रिडिक्ट करना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ अनसुपरवाइज वाले कैसे काम करते हैं मॉडल प्रिडिक्शन में। कल को यहाँ पे हमारा एक नया पॉइंट आ गया, जो उस मॉडल को प्रिडिक्ट करना है।
तो ये इसको दिखेगा सबसे पास किसके है, ग्रुप 1 के सबसे पास है ये। तो क्या आउटपुट देगा कि जो ये पॉइंट है ये ग्रुप 1 को बिलोंग करता है। ठीक है, ऐसे देता है ये आउटपुट। क्लस्टरिंग मतलब आपने देखो गुच्छा बना दिया ना इसने, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, और ऐसे ही बहुत सारे बना सकता है। ठीक है, तो ये जनरल वे है। ऐसे जनरली ऐसे काम नहीं करेंगे वो, बट मैं बता रहा हूँ जनरल वे में ऐसे काम करते हैं। मैथमेटिकली लगेगा वो भी सब कुछ, कि मैथमेटिक्स में कैसे निकालता है वो, उसको कैसे डिटरमाइन करेगा कि ग्रुप 1 है। ये तो मैंने आपको ग्राफिकली बता दिया कि जनरल वे में ऐसे काम करते हैं बस ये। ठीक है, कि कल को अगर आपको किसी को समझाना हो कि असल में क्लस्टरिंग कैसे काम करती है, तो आप ऐसे बता सकते हो, बट मैथमेटिकली ऐसे नहीं होगा। ओके, तो हमने सुपरवाइज देख लिया, अनसुपरवाइज देख लिया, सेमी सुपरवाइज हम इन आगे वाली वीडियोस में देखेंगे, या इन फ्यूचर देखेंगे जब मशीन लर्निंग में पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, अभी इतनी ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, तो अब हम जो बात कर रहे थे अनाउंसमेंट की, वो देख लेते हैं एक बार। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अनाउंसमेंट में, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था। तो देखो, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मशीन लर्निंग की सीरीज़। ठीक है, और ये अच्छी खासी लंबी सीरीज़ होने वाली है। बट देखो, इसमें हम प्रोजेक्ट क्या करेंगे, साइड बाय साइड करते रहेंगे। मतलब जैसे हमने सपोज लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, साइड बाय साइड प्रोजेक्ट करेंगे। साइड बाय साइड मिनी प्रोजेक्ट बोल सकते हो आप इन्हें। ठीक है, क्योंकि वरना आप अगर ये बस अगर क्या करोगे, मतलब मैथमेटिकली पढ़ोगे, और अगर आपने प्रैक्टिकल सीख भी लिया उसका जुपिटर नोटबुक में, और इसको इम्प्लीमेंट करना नहीं आया आपको, वेब ऐप बनाना नहीं आया, है ना, तो फायदा क्या है सीखने का। वैसे भी मशीन लर्निंग अच्छा खासा लंबा टाइम चलने वाला है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मतलब अगर लास्ट में कराऊंगा मैं तो बहुत टाइम हो जाएगा, तब तक प्रैक्टिस छूट जाएगी आपकी। तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन पढ़ा हमने, हम क्या करेंगे उसका एक प्रोजेक्ट बनाएंगे लीनियर रिग्रेशन का। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ऐसा कुछ पैटर्न होगा कि जैसे हम कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, आपने कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पढ़ा, जैसे सपोज लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, सबसे पहला हमारा यही होने वाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका मैथमेटिकल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल में इसमें एक नई चीज़ होगी कि जनरली मैंने यूट्यूब में देखा नहीं है कि आप हर पैरामीटर को समझा रहे हो मशीन लर्निंग के। ठीक है, मशीन लर्निंग में जब आप लगा रहे हो कोई लीनियर रिग्रेशन, जनरली क्या करते हैं सब, लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं, एक दो उसके पैरामीटर बताते हैं, बट उसके अंदर काफ़ी अच्छे खासे पैरामीटर होते हैं, 8-10 पैरामीटर होते हैं लीनियर रिग्रेशन के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, आपको सारे पैरामीटर्स के बारे में बताऊं कि असल में पैरामीटर काम कैसे करते हैं, और मैथमेटिकल के साथ कोरिलेट करके बताऊंगा कि आपने जब मैथमेटिकल में किया था उससे वो जो प्रैक्टिकल का जो पैरामीटर है वो कैसे कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, जो आपने मैथमेटिकल में किया था और जो आप प्रैक्टिकल का जो आप पैरामीटर यूज करने वाले हो, ठीक है, उनका आपस में क्या रिलेशन है, कैसे एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं वो। क्योंकि एट द एंड तो मैथमेटिक्स लग रही है ना, आप उन पैरामीटर को चेंज करके आपके मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ठीक है, वो पैरामीटर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। आप डायरेक्ट लीनियर रिग्रेशन लगा दो, आपको सपोज आ रही है 80% एक्यूरेसी, आपने कुछ पैरामीटर्स लगाए, वो जो 8-10 में बता रहा हूँ ना पैरामीटर, आपने वो लगाए, और आपको उनसे एक्यूरेसी बनकर 85 आ गई, 5% एक्यूरेसी बढ़ गई आपकी। बहुत बड़ी बात होती है मशीन लर्निंग में 5% एक्यूरेसी बढ़ना। ठीक है, गेम चेंजर हो सकता है पूरा। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा आपको पूरा कि प्रैक्टिकल और मैथमेटिकल में क्या रिलेशन है उनका पैरामीटर्स का। ठीक है, जैसे हम प्रैक्टिकल कर लेंगे, उसके बाद हम एक मिनी प्रोजेक्ट करेंगे, या प्रोजेक्ट ही बोल लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक वेब ऐप बनाएंगे स्ट्रीमलिट के थ्रू, वेब ऐप बनाएंगे स्ट्रीमलिट के थ्रू। तो इन द एंड मतलब आपके पास 10-12 प्रोजेक्ट तो होंगे, मतलब आपके पास हर मशीन लर्निंग का एक प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, या अगर एक नहीं भी होगा तो ऐसे कर सकते हैं हम, जैसे लीनियर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, लेसो रिग्रेशन कर लेंगे, क्योंकि आपस में बहुत क्लोज क्लोज ही हैं, ये इलास्टिक नेट कर लेंगे। ठीक है, उसका एक प्रोजेक्ट कर देंगे अच्छा खासा। ठीक है, और नाइव बेस कर देंगे, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर देंगे, उसका एक अच्छा सा प्रोजेक्ट कर देंगे। डिसीजन ट्रीज के बाद एक प्रोजेक्ट कर देंगे, केएनएन के बाद एक प्रोजेक्ट कर देंगे, है ना। तो आपके पास 10-12 प्रोजेक्ट होंगे मशीन लर्निंग की मदद से। और एट द एंड जब ये मशीन लर्निंग की सीरीज पूरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद करेंगे हम एक फुली एडवांस प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसमें आपका पूरा, उसके बाद हम एमएल के बाद एमएल ऑप्स शुरू करेंगे, उसके बाद एक प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आप सर्वर पे अपलोड करोगे, अपना रनिंग ऐप होगा आपका पूरा चल रहा वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, वो करेंगे एट द एंड। तब तक के लिए मिनी प्रोजेक्ट करेंगे, ओके, ताकि आपको प्रैक्टिस रहे, आपको पता रहे कि हो कैसे रहे, तब तक आपका कोर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा।
कि मशीन लर्निंग काम कैसे कर रहा है, ऐसा वेब ऐप कैसे काम करता है। अगर आपको वेब ऐप की तरह पता होगा कि मशीन लर्निंग काम कैसे कर रही है, तो आपको डिप्लॉय करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एमएल ऑप्स एक बार सीख जाओगे तो एडवांस ऐप को आप सीधा अपने सर्वर पर डिप्लॉय करना, AWS का यूज़ करके। ठीक है, तो यही था जो मैं बताना चाह रहा था अनाउंसमेंट के थ्रू। तो अब हम करेंगे, अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हाँ, मैं अगली वीडियो का बताता हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे नहीं जाएंगे हम डायरेक्टली। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, ML मैट्रिक्स। और दूसरा मैं अगर डिस्कस करूंगा, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें ये डिस्कस करेंगे पहले हम, उसके बाद से आपकी ML स्टार्ट होगी। ठीक है, ये दोनों बहुत की कंसेप्ट है आपके ML के लिए। क्यों? ML मैट्रिक्स क्या होती है? ML मैट्रिक्स अगर मैं बताऊं, इन शॉर्ट बताते हैं आपको। आपने सुना होगा कि आप बोलते हैं कि मेरे मॉडल की एक्यूरेसी 95% आई है। वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो, अगर वो बता रहा है ML मेरे मॉडल की एक्यूरेसी 95% आई है, वो क्या बोलना चाह रहा है उससे 95% से? उसने कैसे निकाली वो एक्यूरेसी? तो जो एक्यूरेसी डिटरमाइन करने का फैक्टर होता है ना, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। रिग्रेशन के लिए अलग होती है, क्लासिफिकेशन के लिए अलग होती है। ठीक है, क्योंकि हम सुपरवाइज से शुरू कर रहे हैं। ओके, सुपरवाइज से करेंगे। ओके, और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्या होती है? अगर बोले हैं तो, जैसे मैंने आपको पैरामीटर्स बताया कि लीनियर रिग्रेशन में 10 पैरामीटर होते हैं। मैंने बताया आपको यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन में 10 पैरामीटर होते हैं। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप उन बेस्ट 10 पैरामीटर को फाइंड कर सकते हो, क्योंकि जिनसे आपको बेस्ट एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, वो चीज़ करने के लिए आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का यूज़ करते हो। तो इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मतलब इसको तो हम जनरल में देखेंगे बस थ्योरेटिकली। ठीक है, प्रैक्टिकली मैं आपको सीधा इसको किसी वेब ऐप के साथ ही दिखा दूंगा, या प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा आपको लीनियर रिग्रेशन के। ठीक है, इसको बस थियोरेटिकली जनरली देखेंगे। बाकी जो ML मैट्रिक्स है, इसको हम मैथमेटिकली पूरा इन डेप्थ एक्सप्लेन करेंगे कि वो जो एक्यूरेसी वो कैसे निकल रही है। अगर आपको बोल रहे हो कि मेरा मॉडल 80% एक्यूरेसी दे रहा है, तो आपने क्या फैक्टर का यूज करा कि वो 80%, आप कैसे बोल पा रहे हो कि मेरा मॉडल 80% सही है? आपका रिग्रेशन मॉडल कैसे बोल पा रहे हो कि आप मेरा 90% सही है? ठीक है, बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं आपके पास। रिग्रेशन के अलग 4-5 मैट्रिक्स है, और क्लासिफिकेशन के अलग 4-5 मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अब किसको कब यूज करना है वो भी अलग अलग चीज है। ओके, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।